आइए समझते हैं अब कैटेनेशन को, कार्बन के सर्वोत्मुखी प्राकृतिक। तो इसमें में देखेंगे कार्बन के सर्वोत्मुखी प्राकृतिक को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले श्रृंखलन को देख रहे हैं हम लोग। तो श्रृंखलन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ये क्या होता है, कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसी गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या जो है सो काफ़ी ज़्यादा होता है और कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व में परमाणु में परस्पर संयुक्त होकर ऐसी श्रृंखला बनाने की क्षमता नहीं पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कार्बन के परमाणु 4 है, कार्बन के परमाणु संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका मतलब परमाणु संख्या 6 है इसका कार्बन का, और इसके परमाणु का नाभिक जो है से छोटा है, परमाणु का नाभिक छोटा है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन ये ले लेंगे तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14 होता है। तो इसका जो है परमाणु का नाभिक का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसके इतना मजबूत आबंध भी नहीं बना पाता है सहसंयोजिक आबंध, और कार्बन ये बहुत मजबूत बना पाता है, इसलिए ये इसमें श्रृंखलन के गुण होता है। जैसे कार्बन कार्बन में ये लंबा चैन बना सकता है। को देखते हैं, को रीड करते हैं। श्रृंखलन कैटेनेशन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन कैटेनेशन कहते हैं। सहसंयोजिक आबंध की प्रवृत्ति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इस गुण के कारण कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है या शाखा वाली श्रृंखला भी बनाता है, या अब वलय वलय भी वलय जो रिंग टाइप का होता है वो भी श्रृंखला बना पाता है। तो ये 3 टाइप के श्रृंखला बना सकता है। जैसे एक लंबी श्रृंखला होता है, एक लंबी श्रृंखला होता है, उसको हम लोग देखते हैं लंबी श्रृंखला वाले को। तो ऐसे क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ऐसे लंबी श्रृंखला बन जाता है, कार्बन कार्बन के बीच लंबी श्रृंखला बन जाता है। और जैसे एक ब्रांच, ये स्ट्रेट श्रृंखला है, एक ब्रांच श्रृंखला होता है, एक ब्रांच श्रृंखला होता है। तो ये ब्रांच श्रृंखला क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ऐसी लंबी श्रृंखला रहेगा, इसमें कहीं एक जगह एक और कार्बन ब्रांच के रूप में लग जाता है, तो इसको ब्रांच या शाखा वाली श्रृंखला बोलते हैं। और एक जो होता है सो वो होता है क्लोज श्रृंखला होता है, जो साइक्लो एथेन साइक्लो पेंटेन साइक्लोब्यूटेन इस टाइप से बनाता है। तो जैसे एक ये श्रृंखला बन जाएगा अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच इस तरह से अगर बन पाता है, तो इस तरह से बने कार्बन को बोलते हैं साइक्लोएथेन। और इस तरह से साइक्लोब्यूटेन एक बन जाएगा, इस तरह से कार्बन 4 कार्बन ले लेंगे, तो इस तरह से ये जुड़ा रहेगा, इस तरह से होगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। और एक होता है अगर 5 कार्बन रहेगा तो साइक्लोपेंटेन 6 रहेगा, तो इस तरह से आगे होते रहता है। अब इसको समझते हैं, चतुसंयोजकता को समझते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को चतुसंयोजकता कहते हैं। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं, 4 कार्बन है, ये देख कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं इस तरह से। तो एक किसी और एक के साथ जुड़ के, इसमें कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, ये आबंध बना करके अपना संयोजकता जो है पूरा कर लेता है। जैसे इसको जो है इस तरह से समझेंगे, जैसे ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, तो इसके कार्बन के अंदर क्या होता है, ये बाह्यतम कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 हो गया, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ये क्या करता है, 4 को हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ये बना लेता है, अपना आबंध बना लेता है। 4 हाइड्रोजन के एक इसका रहता है, इसका एक संयोजकता रहता है, हाइड्रोजन का एक संयोजकता है, तो इसके ये मिलके इसके साथ, ये मिलके इसके साथ, ऐसे ऐसे करके 4 हाइड्रोजन मिलके मजबूत आबंध बना लेता है, इसी को चतुसंयोजकता कहते हैं। अब देखते हैं कार्बन बंध के
कुछ गुण होते हैं, जैसे अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होती है, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होती है। ये और कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ सकता है। अब बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कार्बन यौगिक का वर्गीकरण। तो ये देखेंगे कार्बन यौगिक का वर्गीकरण। तो कार्बन यौगिक की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बन यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसके कार्बनिक यौगिक का गुण का अध्ययन नियमित रूप से हो सके, और इससे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित रूप से श्रृंखला के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। नोट: खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तो पहले जो है हम हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वे सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ, इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं, जो सिर्फ जो जैसे फिर से देखते हैं, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसका वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन जो है ये श्रृंखला युक्त होता है, और एक होता है सौविर्त श्रृंखला युक्त, या इसी को एक चक्रीय बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एलिफैटिक बोले थे, तो एलिफैटिक को है इसको चक्रीय बोल सकते हैं या विविर्त श्रृंखला युक्त बोल सकते हैं। और दूसरा होता है चक्रीय या वलीय श्रृंखला। तो इसमें जो होता है, जैसे इसमें जो होता है एक से एलिफैटिक जो होता है, ये एलिफैटिक वाला होता है, इसके अंदर जो होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बना पाते हैं, ये वाले एलिफैटिक वाले हाइड्रोकार्बन। तो अब इसके बारे में जो है हम डिटेल में देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को। जो इसके अंदर जो होता है ये दो टाइप के होता है, एक संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो इसको हम देखते हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम लोग को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ना है। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को समझ लेते हैं, जैसे हो गया। तो यह असंतृप्त को समझने से पहले कुछ सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। जैसे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु को देखते हैं, तो यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को कैसे दर्शाते हैं, जैसे एथेन ले लेते हैं। अगर एथेन ले लेंगे तो एथेन के साथ क्या करेंगे, जैसे ये कार्बन है, 2 कार्बन रहता है एथेन में, तो ये कार्बन के 4 परमाणु संयोजकता होता है, कार्बन के 4 संयोजकता होता है। तो ये जो है से इसके हाइड्रोजन यहाँ पे अगर दे देंगे, ये हाइड्रोजन का यहाँ दे देंगे ऐसे करके, तो ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। ये हाइड्रोजन की संयोजकता है, क्रॉस वाले जो दिखा रहे। तो इस तरह से क्या करता है, ये पुरा लेता है अपना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये मैं दूसरा लाइन खींचे, तो इस तरह से क्या करते हैं, कार्बन जो है कार्बन परमाणु के बीच जो अपना आबंध बना लेता है। तो इस बिंदु को जैसे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, प्रत्येक परमाणु जो है सो परमाणु की तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इसमें दर्शाया गया है। जैसे इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझना था हम लोग को, तो इसी को जैसे ये बिंदु है, जैसे कार्बन का ये जो हो गया, ये इसी को समझना था कार्बन को बिंदु को। ये होता है जैसे यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब ये इस तरह से होता है। जैसे मीथेन हो गया, जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन हो गया तो इसके कार्बन हो गया, और कार्बन की क्या है 4 संयोजकता है, और हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, ये 4 ले लेंगे, तो ये अक्रिय गैस की भांति बना लेगा अपना
अष्टक पूरा लेता है तो ये संयोजकता मजबूत, ये दोनों मिलके मजबूत आबंध बना लेता है। जैसे CH4 हो गया, ये मीथेन का लिए थे। उसी तरह से अगर एथेन का ले लेंगे तो एथेन होता है, तो ये एथेन का था। तो उसी तरह से अगर प्रोपेन का ले लेंगे तो 3 गो कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हो जाएगा। और ये तीनों जो है इस तरह से हो जाएगा, एक क्रॉस के साथ दर्शा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का है, इधर हाइड्रोजन, एक इधर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से मिलके ये क्या है, प्रोपेन अपना ये बना लेता है आबंध। तो ये जो बिंदु होता है इसको लुईस आबंध बिंदु बोलते हैं। और नेक्स्ट समझते हैं और कुछ फार्मूला को। अब देखते हैं, जैसे अणुसूत्र को समझते हैं, ये सब टर्म आगे आएगा। तो आगे समझने के पहले इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे लुईस अणुसूत्र समझते हैं, तो ये अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र। तो ये अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र किसी अणु में परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एथेन ही लिए थे तो एथेन का फार्मूला जो होता है C2H6 होता है, इसी को बोलते हैं अणुसूत्र, लिख दिए। और एक सामान्य सूत्र होता है, जैसे जनरल फार्मूला होता है, तो एक सामान्य सूत्र, ये सब टर्म आएगा आगे। तो सामान्य सूत्र होता है एक, तो सामान्य सूत्र जैसे होता है, जैसे एल्केन लिखना है, एल्केन, तो एल्केन का आधा गुल्ला होगा। एल्केन का जैसे सामान्य सूत्र है, तो एल्केन के लिए सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे, अभी सिर्फ ये टर्म समझते हैं। जैसे अणुसूत्र, सामान्य सूत्र, इलेक्ट्रॉन, बिंदु लुईस, तो ये जैसे, और जैसे एक संक्षिप्त सूत्र होता है, एक संक्षिप्त सूत्र होता है, जैसे एथेन लिखना है तो ये एथेन का जैसे संक्षिप्त सूत्र लिखेंगे तो CH3, जैसे क्या हो गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और ये 3000। तो ये संक्षिप्त में ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन को। और एक संरचना सूत्र होता है, तो इसको मिटा के हम समझते हैं संरचना सूत्र को। अब संरचना सूत्र, तो ये संरचना सूत्र को समझते हैं। तो संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र में 2 परमाणु के बीच आबंध इलेक्ट्रॉन को एक रेखा से दर्शाते हैं, ये रेखा से दर्शाते हैं। जैसे 2 परमाणु के बीच जो आबंध बनता है, ये आबंध जो होता है इलेक्ट्रॉन की एक रेखा ये द्वारा दर्शाते हैं। जैसे एथेन ही ले लेते हैं, तो एथेन का क्या होता है फार्मूला, एथेन में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है। तो ये एथेन का अगर संरचना सूत्र बनाएंगे तो 2 कार्बन को रख देंगे और यहाँ ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। 1 कार्बन 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन रेखा रहता है एक कार्बन पे। जैसे 1 कार्बन है तो इस पर क्या कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन रेखा हो सकता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रेखा कार्बन के साथ ही जुड़ा है और 3 हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये है एथेन हो जाता है। C2, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को बोलते हैं एथेन। तो किसको क्या बोलते हैं ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो ये क्या होता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिए, पहले ये हाइड्रोकार्बन जैसे होता है, हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है ये, एक होता है ये संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, एक होता है असंतृप्त, एक होता है संतृप्त। तो ये संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो संतृप्त के बारे में देखते हैं। ये कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध बनाता है। जैसे कार्बन है ये, तो ये सिंगल आबंध के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण है। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन ले लेंगे, एल्केन, जैसे एल्केन होता है तो इसका सामान्य सूत्र, जैसे मैं बोला था सामान्य सूत्र पहले बता दिए, वही टर्म आया है। तो एल्केन के लिए सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ये सामान्य सूत्र हो गया। अब इसको हम समझते हैं।
अब एक ये फार्मूला जो बनता है जैसे ये वाला, तो कैसे बनता है CnH2n, जैसे CnH2n और CnH2n, तो इसको हम समझते हैं। जैसे ये एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है, ये तीन होता है। तो एक एल्केन जो होता है, एल्केन, तो ये एल्केन जो होता है सो संतृप्त होता है। बाकी जो होता है दो, जैसे इसका जो होता है असंतृप्त होता है दो। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन होता है। तो ये असंतृप्त होता है, ये दो होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है दो टाइप का होता है, एल्कीन एल्काइन। तो यहाँ देखेंगे एल्कीन के लिए ये फार्मूला होता है, सभी में कॉमन है CnH2n। कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन N कार्बन है तो यहाँ पे 2n हाइड्रोजन है, यहाँ भी N कार्बन है तो यहाँ पे 2n हाइड्रोजन है, यहाँ पे N कार्बन है तो 2n हाइड्रोजन है। तो ये इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है फार्मूला, और ये इसके लिए है। तो ये है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे सभी में एक फार्मूला याद करने का तरीका है, याद ऐसे कि समझ में आ जाएगा। तो आप भूल भी जाइएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक कार्बन जो होता है उसका दो हाइड्रोजन होता है, और जो एल्केन होता है जिसमें ये लिखा रहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला, इसमें दो जुट जाता है, तो इसमें जीरो जुटता है तो उतना ही रह जाता है, और इसमें जो है दो माइनस हो जाता है, दो माइनस हो जाता है इसमें। इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे। तो ये जो होता है, जो एल्कीन जो होता है, ये है एल्कीन है, ये जो है सो एल्कीन है, ये एल्कीन है। तो ये जो है सो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एल्कीन कार्बन कार्बन परमाणु एक जगह डबल बॉन्ड से कहीं ना कहीं श्रृंखला में एक जगह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और एल्काइन जो होता है सो कहीं ना कहीं कार्बन परमाणु के बीच एक जगह ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो एल्काइन समझेंगे इसको। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे आइए एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग एक शॉर्ट में। जैसे ये क्या देखे थे, जैसे हाइड्रोकार्बन है ये समझे थे अभी। तो इसमें क्या समझे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, एल्कीन आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन ये दोनों आता है। तो अब इसके सूत्र जो है ये होता है, जैसे एल्केन का मैं सूत्र बताया था, कार्बन N होता है और हाइड्रोजन 2n होता है। इसमें भी कार्बन N है और हाइड्रोजन 2n है, इसमें भी कार्बन N है, हाइड्रोजन 2n है। तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या, जैसे प्रथम सदस्य जो है इसका मीथेन ले लेते हैं अगर, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रथम सदस्य मीथेन है तो मीथेन लेते हैं। तो इसमें क्या है, C4 है, C1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो इस तरह से कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है, ये इसका संरचना सूत्र हो गया, जो सभी जो है एकल बॉन्ड के साथ, एकल बंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फार्मूला लिखने का मैं पहले ही बता दिया हूँ कैसे लिखा था है। जैसे ये हो गया CN, एल्केन के लिए CN, एक मिनट, जैसे एल्केन के लिए लिखेंगे तो क्या है, CnH2n होता है, H2n, तो H2n +2 होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन परमाणु है यहाँ पे जो है कार्बन परमाणु N है, ये N इससे जो है हाइड्रोजन दो दुगुना होता है, +2 हो जाता है। तो जैसे N बराबर 1 ले लिए, मतलब कार्बन 1 ले लिए, तो N = 1 ले लेंगे तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, कार्बन 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें N के जगह पे H × 1 करेंगे, 2 × 1 +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ये हो गया। इसी तरह से N = अगर 2 ले लेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है 6 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एथेन। और प्रोपेन बोलेंगे तो N जो है सो 3 हो जाएगा, C जो है कार्बन 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है इसके दुगुना से 2 ज़्यादा हो जाता है तो 8 हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। तो इसको ये आगे देखते हैं इसका। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं।
तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे है, जैसे इसका भी इथीन हो जाता है C2H4 जो है, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन जो है दुगुना हो जाएगा। तो ये जैसे कार्बन 2 ले लिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो दुगुना हो जाता है इसमें। तो समझेंगे जिसमें कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन समूह का है। अगर जिसमें जो है कार्बन से हाइड्रोजन दुगुना से -2 है, या जिसका ये है जितना ही ये है, तो समझेंगे एल्काइन समूह का है। एल्कीन समूह का संरचना सूत्र ये होता है, जैसे कार्बन 2 है, यहाँ पे एथीन लिए हुए थे, C2H4 होता है एथीन, तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 गो है, तो ये द्विबंध, एक जगह द्विबंध होता है, ये दो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये समझेंगे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो समझेंगे ये एल्कीन समूह का असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है ये। और एल्काइन जो होता है, वो एल्काइन जो होता है एक जगह ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे C2H2 है जो इथाइन इसको बोलते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये समझे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले में जो एल्केन समूह है, जो क्या है एल्केन का है, जैसे एल्केन समूह का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो इसमें जो है, जो अगर n = 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 × H2 × 1 + 2 = ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो इसको मीथेन बोलते हैं। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इस कार्बन 1 रखेंगे, इसका हाइड्रोजन 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीथेन। तो इसको बोलेंगे मीथेन। तो ये मीथेन हो गया। तो इसी तरह से अगर n = 2 रखेंगे तब देखते हैं। इसी तरह से क्या फार्मूला है, CnH2n + 2 है, तो n = 2 रखेंगे, n = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 × H2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा C2H6। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन 6 गो रहेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 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 और यहाँ, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 3 रहेगा। अगर n = 3 लेंगे, n = 3 लेंगे, या n = 4 ले लेंगे, एक बार n = 4 ले लेंगे तो C जो है 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है 2 × 4 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, C4 और H 10 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 कार्बन परमाणु नहीं, इसमें क्या होता है, 4 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, अनुसूत्र हो गया है। ये इसका जो है ये बनेगा, संरचना सूत्र बनेगा। तो 4 को कार्बन रहेगा, 1 2 3 4, इस तरह से, और ये सभी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे। इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अब चलिए पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से पहले समझते हैं। n के जगह पे 5 रखेंगे, तो n के जगह पे 5 रखेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। 6 रखेंगे हेक्सेन, ये 10 तक ऐसे रख सकते हैं। वैसे 4 तक मैनुअली याद रखना पड़ता है आप लोग को। तो आइए देखते हैं, n के = अब रखते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, असंतृप्त को देखते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है। तो एल्कीन के लिए देखेंगे, अभी एल्कीन के लिए देखेंगे, पहले एल्कीन के लिए देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये हो जाता है। तो इस पे जो है n = 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के देखेंगे। तो ये क्या क्या बनता है, ये होता है। पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। इसमें कार्बन परमाणु के बीच कहीं ना कहीं एक द्विअबंध या त्रिअबंध होता है। जैसे द्विअबंध रहेगा तो एल्कीन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, द्विबंध होता है तो एल्कीन हो जाएगा। अगर त्रिअबंध रहेगा तो एल्काइन होगा, त्रिअबंध रहेगा तो एल्काइन होगा, एल्काइन।
अगर त्रिआबंध रहेगा तो एल्काइन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, पहले एल्कीन को देखेंगे। तो एल्कीन को समझते हैं, एन की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो एच की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एन की जगह पे अगर 5 या 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका नाम क्या करेंगे। अगर एन की जगह पे 2 रखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो है सो एथीन हो जाएगा या इथीन हो जाएगा। इनके जगह पे 2 रखे हैं तो इसका हाइड्रोजन 4 हो गया है। तो इसका नाम जो हो गया है, इसे एथीन बोलेंगे। इसका नाम एथीन, या इसको इथीन भी बोल लिख सकते हैं, ऐसे भी इथीन भी। तो ये इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा और 4 गो हाइड्रोजन है। तो 4 गो हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा, इसकी ज़रूरी नहीं है, ऐसे इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर ये C3 है और H6 हो जाएगा, C3 और H6 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C3 को कर देंगे 1 2 3 और हाइड्रोजन 6, ये कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और कहीं एक जगह द्विआबंध इसमें बन जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से अब एल्काइन को समझते हैं, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे तो इसको जो है, तो इसको जो है असंतृप्त प्रोपेन बोलेंगे। 3 को हाइड्रोकार्बन रहेगा तो प्रोपीन इसको बोलेंगे। अगर 4 को रहेगा तो ब्यूटीन बोलेंगे। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ब्यूटीन हो जाएगा। अगर C4 ले लेंगे और H8 ले लेंगे तो इसको बोलेंगे ब्यूटीन। तो इस तरह से अगर 5 ले लेंगे, 5 रहेगा तो इसको पेंटीन बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। अब आइए देखते हैं क्या हो जाता है। जैसे एल्काइन, तो एल्काइन जो है ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु त्रिआबंध के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे एल्काइन को समझते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन परमाणु के बीच एक त्रिआबंध हो, एल्काइन कहलाता है। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n और -2 हो जाता है, इसका सामान्य सूत्र। तो ये एल्काइन है। और इसमें भी इसी तरह से एन के जगह पे 1 2 3 डाल के देखेंगे तो ये होता है। जैसे एन के जगह पे अगर 2 रखेंगे, एन के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कार्बन प्लस 2 × 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। तो ये C2H2 है जो इसको क्या बोलेंगे, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का इथाइन है। ये इसको क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। इसको इथाइन बोलेंगे C2H2 को। तो इसको इथाइन बोलेंगे। तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रख दिए। तो इसमें क्या होता है, एल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दे दो। H जो है 2 है तो एक यहाँ H, एक यहाँ H, इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाता है। अगर N के जगह पे 3 रखेंगे तो इसको प्रोपाइन बोलेंगे। और कहीं एक जगह 3 को कार्बन कर देंगे। N के जगह पे 4 रखेंगे तो इसको ब्यूटाइन बोलेंगे। अगर N की जगह पे इसको 5 कर देंगे तो पेंटाइन बोलेंगे। तो इस तरह से एक N की जगह पे 4 रख के देखते हैं। ये N की जगह पे 4 रख के देखते हैं तो ये क्या होगा, C4H8 -2, तो कितना हो गया, C4 और C4H6। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। ये क्या है, ब्यूटाइन। तो ये ब्यूटाइन हो गया। तो ये ब्यूटाइन का संरचना सूत्र जो है ये कैसे हो जाएगा, तो आइए इसको संरचना सूत्र देखेंगे। 4 गो कार्बन परमाणु है तो 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु कर दे। कहीं एक जगह एल्काइन समूह है तो एक जगह क्या होगा, इसमें ये जो है एक जगह क्या होगा, 3 आबंध होगा, 1 2 3, 3 आबंध, बाकी जगह सिंगल सिंगल रहेगा। इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हटा देंगे
क्योंकि 6 हाइड्रोजन ही चाहिए, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, ये 5, ये 6। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं रफ में समझा चुका हूँ, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। ये जैसे मीथेन है, तो ये क्या है, मीथेन है तो CH4 होता है मीथेन का, तो ये होता है आणविक सूत्र, ये संरचना सूत्र है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इथेन है, जैसे 2 कार्बन और इससे दुगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसको इथेन बोलेंगे, ये इथेन है। और 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन, ऐसे याद रखेंगे। जैसे 1 कार्बन रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, प्रोप ऐसे बोलेंगे। तो ये है, तो इसमें ये हम पहले समझ चुके हैं। जैसे 3 को कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये प्रोपेन बोलता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका ये फार्मूला पे होता है, इसका CnH2n+2, ये वाले पे हो सेट है सब, ये सब। जैसे तो इसमें n के जगह पे 3 रखा हुआ है, n के जगह पे 3 रखा हुआ है, तो ऐसे होता है, ये बन जाता है C3H8। और इसका ये संरचना सूत्र है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में एथीन को एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसका आणविक सूत्र ये होता है, ये एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसका जो है से क्या होता है फार्मूला, CN, क्या होता है, CnH2n होता है। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, जैसे यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ। और इसमें एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। तो एल्काइन एक होता है, एल्काइन का क्या होता है सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ पे इसका जैसे यहाँ पे कार्बन 2 ले लिया है, तो कार्बन 2 ले लिया, n के जगह पे 2 लिया है, n के जगह पे 2 लिया है, तो ये क्या हो जाता है, C2 और H2 इंटू 2 -2। तो -2 करेंगे तो ये बच जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H2, ये हो जाएगा। तो इसका एक जगह 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक जगह इसमें क्या होता है, एल्काइन समूह में क्या होता है, एल्काइन समूह में एक जगह ट्रिपल आबंध के साथ जुड़ा हुआ रहता है कहीं ना कहीं कार्बन। 3 को, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो दोनों के बीच ट्रिपल आबंध बन गया, और 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देखते हैं, जैसे वही है, जैसे एल्कीन समूह है ये, तो एल्कीन समूह का CnH2n होता है एल्कीन समूह का। तो इसका जो है एथीन है, तो एथीन जिससे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो इस तरह से ये हो जाएगा संरचना सूत्र। और इस तरह से प्रोपीन है, तो 3 गो, n के जगह पे 3 रखेगा, 3 रखने पे C3H6 हो जाता है। तो यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे और 6 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह ये सब मैं पहले बता चुका हूँ पीछे। अब यहाँ पे हम समझेंगे ये संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन है ना, संरचना के आधार पर एक होता है सीधी स्ट्रेट लाइन में। तो ये सीधी जो होता है, जैसे ये है, तो ये सीधी लाइन में है कार्बन कार्बन परमाणु। जैसे यहाँ पे प्रोपेन है तो C3H8 ये कौन सा सामान्य सूत्र पे बना हुआ है, CnH2n+2 है, क्योंकि 3 गो कार्बन है, n के जगह पे 3 रखने पे ये हो जाता है, H जो होता है 8 हो जाता है। तो ये कौन है, प्रोपेन समूह का है। तो ये यहाँ का है। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे सीधी हाइड्रोकार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया, तो इसका संरचना सूत्र ये हो गया, ये संरचना सूत्र है। इसी तरह से सीधी श्रृंखला में रहता है। तो और यहाँ पे शाखित श्रृंखला, ये एक ब्रांच चेन है। जैसे पेंटेन यहाँ पे लिया हुआ है C5H12, तो 2 गुना से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे 5 n की जगह पे 5 रखने पे हाइड्रोजन जो है सो 12 हो जाता है। तो इस तरह से ये शाखा श्रृंखला ब्रांच में है। इसको कैसे लिखेंगे, ये सिंपल में है और यहाँ पे जैसे ब्रांच में कर दिया है।
जैसे ये ब्रांच में है, ये ब्रांच में है, तो ये सब जैसे एक जगह चार गो ऊपर में 4 गो कार्बन परमाणु है, ऊपर में क्या है 4 गो कार्बन परमाणु है, एक नीचे रख दिया, ब्रांच बन गई यही, तो इसी को बोलेंगे आइसोपेंटेन। और यहाँ पे एक ये है साइकिल टाइप का है, तो ये क्या है रिंग टाइप का है, ये साइक्लो, तो नियोपेंटेन इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या हो गया, जैसे संरचना सूत्र समान है, आणविक सूत्र क्या है समान है, लेकिन इसके संरचना सूत्र, ये आणविक सूत्र है C5H12 और ये क्या है संरचना सूत्र। तो आणविक सूत्र C5H12 सभी में क्या है C5H12, सभी में C5H12, सभी में C5H12, लेकिन इसका ये आणविक सूत्र जो है ये एक शाखा में है, ये जो है साइकिल में रिंग में है और ये लंबी श्रृंखला में है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समावयव, इसी को बोलते हैं समावयव। अब एक वलय श्रृंखला देखेंगे, जैसे ये है संतृप्त, ये है असंतृप्त। संतृप्त में जो सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है तो वो संतृप्त हो जाता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के साथ है तो इसको क्या बोलेंगे असंतृप्त। तो ये क्या है बेंजीन का संरचना है, ये बेंजीन का संरचना है, C6H6 जो हो जाता है वो बेंजीन हो जाता है। तो ये जो है एक 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो इसको हेक्सीन बोलेंगे। 6 कार्बन है तो एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि 1 2 इधर 2 पहले से, अब 2 ऐसे लगा देंगे, 2 इधर से हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि 2 तो एक इधर पहले से, 2 इधर लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसी तरह से सब में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा, तो इसको हेक्सेन बोलेंगे। तो इस तरह से वलित। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।